अखंड भारत, यह विचार उतना ही पुराना है जितना कि सभ्यताओं का इतिहास। अखंड भारत का अभिप्राय उस अविभाजित भारत से है जिसका प्राचीन काल में भौगोलिक विस्तार और सांस्कृतिक प्रभाव बहुत विस्तृत था, और इसमें वर्तमान समय के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड इत्यादि देश सम्मिलित थे। काल चक्र में विदेशी आक्रांता भारत को खंडित और स्थानों के नाम बदलने में तो सफल हुए, लेकिन एशिया का एक बड़ा क्षेत्र आज भी सांस्कृतिक समरूपता से पुष्पित और पल्लवित है। देश के रूप में अलग अलग होते हुए भी इन देशों में रहने वाले लोग एक दूसरे से सांस्कृतिक जुड़ाव महसूस करते हैं। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी सागरमाथा है, जिसे वर्ष 1835 में अंग्रेज शासकों ने एवरेस्ट नाम देकर समृद्ध संस्कृति से भटकाने का प्रयास किया था। आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बर्मा, तिब्बत, भूटान, थाईलैंड और बांग्लादेश आदि देशों वाला भारतीय उपमहाद्वीप 3री शताब्दी ईसा पूर्व अनेक राजवंशों का समुच्चय था, किंतु सांस्कृतिक एकता की अवधारणा प्रबल थी। मुगल आक्रमणों के बाद कुछ भारतीय रियासतों ने लंबे संघर्ष के बाद पराधीनता स्वीकार कर ली, जबकि मातृभूमि से आक्रांताओं को खदेड़ देने के लिए अनेक शक्तियां निरंतर संघर्ष करती रहीं। तब भी सांस्कृतिक रूप से यह संपूर्ण भूखंड एक राष्ट्र था, और उसी राष्ट्रीय चेतना से युक्त विभिन्न योद्धा राष्ट्र के कोने कोने से विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध सक्रिय थे। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश लुटेरों ने व्यापारियों के रूप में भारत में पैर रखा और अपनी सोची समझी रणनीति के चलते भारत के इतिहास को विकृत किया, जिससे वे भारतीयों को उनके प्राचीन गौरव और सांस्कृतिक मूल्यों से विहीन कर अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकें। अंग्रेजों ने अपने 200 वर्ष से अधिक के शासन काल में भारत को भारतीयता से दूर करने का प्रत्येक वह प्रयास किया कि हम अपने स्वत्व को भूल जाएं, किंतु भारत का स्वत्व हमारे पूर्वजों और महापुरुषों के त्याग बलिदानों से स्पंदित होता रहा। अंततः वर्ष 1947 को हमें स्वाधीनता मिली। दुर्भाग्य से वह खंडित थी। आज जब हम अखंड भारत की बात करते हैं, तो वह भौगोलिक अथवा राजनैतिक अखंडता नहीं, अपितु हजारों वर्षों से एक दूसरे से जुड़ी हमारी सांस्कृतिक एकता और भावनात्मक स्पंदन से युक्त पहचान है। विश्व आज भी इसे भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में स्वीकार करता है। थाईलैंड की बात करें तो वहां शाही दरबार जैसे कई स्थानों पर आज भी कार्यक्रमों में हिंदू रीति रिवाज की झलक दिखती है। इसके साथ ही वहां राजा के लिए हिंदू अनुष्ठान होते हैं। वहीं गरुड़, जिनका वर्णन भारतीय प्राचीन ग्रंथों में एक पवित्र व्यक्ति के रूप में मिलता है, वह इंडोनेशिया, थाईलैंड और उलान बटार जैसे देशों में पूजनीय हैं, जो दर्शाता है कि कैसे यह देश सांस्कृतिक रूप से जुड़े हैं। वहीं बोर्नियो के दयाक लोगों द्वारा पालन काहिरिंगन नाम का एक स्थानीय धर्म इंडोनेशिया में हिंदू धर्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके साथ ही फिलीपीन की पौराणिक कथाओं में सर्वोच्च देवता बाथला और दिविता का वर्णन मिलता है, जो कर्म की अवधारणा में विश्वास करते हैं, जो सभी हिंदू बौद्ध अवधारणाओं से व्युत्पन्न है। मलय लोकगीतों में भी भारतीय प्रभावित प्राचीन पात्रों जैसे बड़ादरी, जेटायु, गरुड़ और नागा की झलक मिलती है।
इसके साथ साथ इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया और थाईलैंड के शास्त्रीय नृत्य नाटकों में रामायण और महाभारत के पात्रों की कहानियां ली गई हैं। वहीं वास्तुकला और स्मारक की बात करें तो हम पाते हैं कि हिंदू मंदिर वास्तुकला की शैली का उपयोग दक्षिण पूर्व एशिया में कई प्राचीन मंदिरों में किया गया था, जिसमें अंगकोर वाट भी शामिल है, जो हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि कंबोडिया के ध्वज पर भी दिखाया गया है। इसके साथ ही मध्य जावा में प्रम्बानन, इंडोनेशिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित है। मलेशिया में बाटू गुफाएं भारत के बाहर सबसे लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक हैं। यह मलेशिया में वार्षिक थिपुसम उत्सव का प्रमुख केंद्र बिंदु भी है। साथ ही भगवान ब्रह्मा को समर्पित इरावन मठ थाईलैंड के सबसे लोकप्रिय धार्मिक मंदिरों में से एक है। यह सच है कि हम भौगोलिक दृष्टि से खंडित हुए हैं, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से भारत आज भी अखंड है।